खेती प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों को शासकीय माध्यमिक शाला बेलखेड़ी के बच्चों को ड्रिप खेती के बारे में बताया गया। तो ड्रिप खेती से हमें ये फ़ायदा होता है कि पानी इधर उधर बर्बाद ना होकर पौधों की जड़ों में जाता है और खेती अच्छी होती है। जितने आवश्यक पानी होता है उतना पौधों को मिल जाता है और बहुत अच्छी फसल होती है। आप बताओ क्या लाभ है ड्रिप खेती के? ये लाभ है कि इनसे आपके पौधे मोधे नहीं पड़ते और पाइपों से भी अपन नदियों को डायरेक्ट पानी लेते हैं तो उससे अपने ज़्यादा बहाव से पौधे उखड़ जाते हैं और इनसे तो जो इनकी बूंदें हैं तो वे हाँ, आराम वो से पत्तियों में और जड़ों में ही डायरेक्ट जाती हैं। तो जितनी आवश्यकता होती है पौधा उतना पानी ले लेता है। तुम बताओ क्या फ़ायदे हैं इन्होंने ड्रिप खेती से? ड्रिप खेती से ये फायदे हैं, ज़्यादा पानी नहीं होता और कम पानी में अच्छी फसल हो जाती है। बहुत बढ़िया। तुम बताओ ड्रिप खेती के फायदे? ड्रिप खेती में जो तालाब की खेत रहता है उस पाइप से पानी देते हैं तो जड़ से पेड़ उखड़ जाते हैं और इस देते ना तो वे जड़ तक धीरे धीरे जड़ में ही पानी जाता है और जितना आवश्यकता पौधे को होती है उतना पानी पौधे को मिल जाता है। वो फसल अच्छी हो जाती है। ज़्यादा ओवर देते हैं तो वो खराब हो जाती है। तुम बताओ? कम पानी में कम पानी में बहुत बढ़िया, कम पानी में अच्छी फसल होती है। तुम बताओ? पौधे ज़्यादा पानी देते हैं तो खराब हो जाते हैं और ज़्यादा पानी से गल जाते हैं पौधे, जड़ टूट जाती है और कम पानी देते हैं। हाँ, तो ये ड्रिप खेती से उतना ही पानी देता है जितना पौधे को ज़रूरत होती है। तुम बताओ? अपनी जड़ों में अच्छा पानी जड़ों में डायरेक्ट अच्छा जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी चला जाता है। तुम बताओ? ड्रिप खेती में जितना पौधों को होता है उतना ही पानी चला जाता है तो कम पानी में अच्छी फसल होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। तालाब में एक प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों को बताया गया है कि तालाब के क्या क्या उपयोग हैं। प्रत्येक गांव में एक तालाब होना चाहिए ताकि जब पानी की कमी हो तो गांव में जो बना तालाब है उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका बहुत ही उपयोग है। बताओ क्या क्या लाभ है? इससे पशु पक्षियों को पानी मिलता है और बरसात का पानी इधर उधर न जाए इसलिए वो तालाब में इकट्ठा कर सकते हैं। और मैम वो खेतों में सिंचाई के लिए तालाब को जरूरी है। तुम बताओ तालाब से क्या लाभ है? सिंचाई होगी। तुम बताओ? मैम हर गांव में एक तालाब होना चाहिए क्योंकि बारिश नहीं होती तो तालाब का पानी का उपयोग किया जाता है। तुम बताओ तालाब के क्या लाभ है? हाँ तुम बताओ? मैम तालाब के चारों बगल में वो अच्छी ये पेड़ पौधे उगेंगे और ये मवेशियों को पीने के काम में भी आ जाएगा और सिंचाई के काम में भी आएगा और हम उससे लेकर सिंचाई भी कर सकते हैं, अपन बचाव कर सकते हैं, अपन फसलें उगा सकते हैं। मैम उसमें मछली भी बेच सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। हाँ आप बताओ तालाब से क्या लाभ है? तालाब से मछलियाँ भी पाल सकते हैं और वो सिंचाई भी कर सकते हैं फसलों में। पानी पीने के काम में आ सकता है, नहाने धोने के भी काम में आ सकता है, लेकिन तालाब को गंदा भी नहीं करना चाहिए। बताओ तालाब से क्या लाभ है? तालाब से ये लाभ है खेत में तालाब के पानी से खेती। हाँ आप बताओ? मैम तालाब के पानी से बकरियाँ पानी ले लेती हैं और खेत और भी पानी। हाँ मवेशी पानी पीते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक गांव में बरसात का पानी को तालाब में इकट्ठा करना चाहिए और तालाब के पानी को स्वच्छ भी रखना चाहिए। उसके अंदर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो, ये बहुत अच्छे टीएलएम हैं। इनके द्वारा कठपुतली द्वारा किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जा सकता है। बच्चों को सती प्रथा के बारे में, बालिका शिक्षा के बारे में और स्त्रियों की दशा के बारे में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझ में नहीं आते, लेकिन इनसे रोचक तरीके से बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है। फरहतुन्निसा खान ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये वनों की कटाई से संबंधित है। वर्षा वनों की कटाई बराबर हो रही है, इससे हमारे पर्यावरण पे दूषित प्रभाव पड़ रहा है, हमारी धरती सूख रही है और मौसम पे
हर चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो वनों की कटाई को रोकना चाहिए। इससे हमारे जो पशु पक्षी हैं और हमारे जो जीवन है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। डाइट विदिशा में TLM कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। और हमने ये एक TLM बनाया है जो कठिन अवधारणा है, बच्चों को कैसे स्पष्ट करें, इससे ये समझ में आ जाएगा। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम कैसे प्रदर्शित करें, ये हमने यहाँ पर बताया गया है। ये पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब, और ग्लोब पर ये आप देख रहे हैं आड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये बीच की रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। इसके ठीक ऊपर ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री कहलाती है। इसके ठीक नीचे ये मकर रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री है। नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है। अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं और देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती हैं। और अगर हम इस मॉडल के द्वारा बच्चों को बताएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें ये समझ आसानी से आ जाएगी। थैंक यू। भारतीय इतिहास की एल्बम बनाई है। इसमें पूरे भारतीय इतिहास की जानकारी है। ये इतिहास जानने के स्रोत हैं: शिलालेख, भोजपत्र, ताड़पत्र, जीवाश्म, शैलचित्र, पांडुलिपियाँ, अभिलेखकार, लघु चित्र। इसके कुछ चित्र भी बनाए हैं। ये बूंदी का एक शिलालेख है। इसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इतिहास का विभाजन आदिकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल और साहित्यिक काल विभाजन भी है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, इसी तरह से बहुत से वंश आए। 7वीं शताब्दी के बाद राजा और उनके राज्य में राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, चावान, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग थे। गुर्जर राजा नागभट्ट प्रथम थे। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय और राजा भोज भी थे। और पाल वंश के गोपाल थे। चोल वंश के विजयपाल थे। इसी तरह से सभी राजवंशों के राजा थे। अब इसमें जो भूस्वामी या योद्धा सरदार होता था उनको कुछ मान्यताएं दी जाती थी, जैसे सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर, महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। राजपूत वंश, तोमर राजा, अंतंग पाल, चौहान राजा, पृथ्वीराज चौहान, फिर उसके बाद गुलाम वंश आया। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक वंश आया, उसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, फिर मुग़ल वंश आया। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब।
तरह से हमारी एल्बम बनी है। फिर भारतीय इतिहास का आधुनिक काल आ गया। इसमें व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित हुई। ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया और फिर 1756 में प्लासी युद्ध और 1757 से 1857 तक कंपनी की सत्ता फैलती गई। फिर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर 1858 का अधिनियम आया जिसमें महारानी ने कुछ घोषणाएं की, लेकिन इसमें भी बहुत विद्रोह उतरे। नील विद्रोह, नवाबों की सत्ता छिन गई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फिर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। और 1919 में रोलट एक्ट आया, खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 18 जुलाई 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बन गया। इसी तरह से कई समाज सुधारकों ने जनता में को जागरूक किया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। इसमें प्राच्यवाद पर जोर दिया गया है, जिसमें प्राचीन समाज की भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, कला और कानून का अध्ययन किया गया। व्यवसाय के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया, जिसमें भारतीयों को व्यापार के विस्तार के लिए शिक्षा देना उद्देश्य था। स्थानीय पाठशालाएं भी थीं, आश्रम, मंदिर, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। बहुत से समाज सुधारकों ने शिक्षा पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। टैगोर ने शांति निकेतन सृजनात्मक और प्राकृतिक परिवेश में सृजनात्मक शिक्षा दी। इसी तरह महिला शिक्षा पर जोर दिया गया, उनकी स्थिति को सुधारने पर जोर दिया गया। बहुत से समाज सुधारक आए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानड़े ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए, पारसी व सिख सुधार आंदोलन हुए। ईश्वर प्रसाद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। पंडित रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की। इस तरह से इतिहास से संबंधित ये हमारा एल्बम पूरा बना है।